है ग्राउंड, तो जो ग्राउंड है वो भाव ही है। तो भाव जिसके जितने ज्यादा बलवान होंगे, जितना ज्यादा जिस व्यक्ति को भावों पे पकड़ होगी, वो उतना अच्छा एनालिसिस कर पाएगा, वो उतना अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएगा। तो भावों पे आप ये समझ लो कि ये जो है ना, ये नींव बन रही है अपनी, ये नींव है, इसी पे बिल्डिंग बनेगी, इसी पे बिल्डिंग बनेगी। तो आपके उठते बैठते सोते जागते आपको भाव, ग्रह का भाव, राशि का मतलब कारकत्व, भाव का कारकत्व, राशि का कारकत्व, नक्षत्र का कारकत्व, ग्रह का कारकत्व तो स्ट्राइक होते रहने चाहिए। ये मोबाइल है तो ये राहु में गया, इसमें इंटरनेट है तो ये बुध में गया, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है तो ये थर्ड हाउस में गया, है ना। ये थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट जेमिनी करती है कम्युनिकेशन के लिए, जेमिनी और वर्गूट सबसे बढ़िया होती है। तो वो राशियां गई इसमें, है ना। तो आप फटाक से कंप्यूटर का एक आप ये सॉरी मोबाइल का आप एक एनालिसिस कर पाओगे। अब इसमें चूंकि पिक्चर्स बनती है, मनोरंजन भी होता है, न्यूज भी अवेलेबल होती है, तो आप शुक्र को भी देख सकते हो, है ना। सॉफ्टवेयर विच यू कांट सी दैट इज आल्सो शुक्र, तो वो भी आ गया। अब कोई आदमी इसके हार्डवेयर का मास्टर बनेगा, सॉफ्टवेयर का मास्टर बनेगा, तो आप देखो कि उसका शनि की क्या स्थिति है। शनि अगर बलवान है तो हार्डवेयर का बनेगा, अगर शुक्र बलवान है तो सॉफ्टवेयर का बनेगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज का विवेचन कब करोगे, तब आपको उसके कंप्लीट पिक्चर आपके दिमाग में होगी, तभी तो कर पाओगे। और वो कब होगा, जब आपको कारकत्व पता होंगे कि कौन कौन सा भाव प्रभावित होगा, कौन कौन सा ग्रह प्रभावित होगा, कौन कौन सी राशि प्रभावित होगी, तभी तो आप निकाल पाओगे, है ना। जैसे मैंने अभी बातों बातों में बताया था आपको, भाई छठा जो रोग का भाव है, छठा रोग का भाव है, और अष्टम भाव को डॉक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि रोग का पराक्रम कौन करेगा? डॉक्टर। लेकिन अगर यही मेलिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो वो व्यक्ति हमेशा रोगी रहेगा, तो उसको अपने रोग से जीतने के लिए हमेशा पराक्रम करना पड़ेगा। एक सफल ज्योतिषी कौन है? अगर उसने ये देखा कि यार इस आदमी के ये वाला संबंध बन रहा है, बच्चे की कुंडली देखी, उसको आप तुरंत कह दो भाई डॉक्टर के लिए तैयारी कर, तेरे को नर्सिंग में, मेडिकल में, तेरे को है ना रहस्य शोध में, ऐसे कामों में जाना है, तेरे को गुड़ विद्या अलौकिक विद्याओं में जाना है। ये बात है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहला भाव, और इन भावों के मैंने आपको ये भी बताए थे कौन चर है, कौन स्थिर है, कौन द्विस्वभाव है। मैंने आपको केंद्र, पणफर, अपोक्लिम भी बताए। मैंने आपको उपचय स्थान भी बताए, ये उपचय स्थान जो है वृद्धि कारक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से अग्नि स्थान है, कौन से पृथ्वी स्थान है, कौन से वायु स्थान है। मैंने आपको ये भी बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में उनकी क्या स्थिति है। मैंने आपको ये भी बताया कि सतो स्थान कौन से हैं, तमो स्थान कौन से हैं, और रजो स्थान कौन से हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो आपको इसमें बताई, उन सबको आपको हमेशा मद्देनजर रखना है, वो सब चीजें प्रभावित होगी। मैं अभी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनको यही नाम क्यों दिया गया, ये भी मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ ये इस चीज को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक और इन भावों के एक और एस्पेक्ट समझाता हूँ, है ना। एक आपको विश्लेषण का एक और तरीका बताता हूँ कि पहला भाव जो है ना वो हमारा तन है ना। दूसरा भाव धन है, तीसरा भाव पराक्रम है, चौथा भाव सुख, पंचम पद या संतान, छठा रोग रिपुऋण, सातवां स्त्री या काम, आठवां आयु, नौवां भाग्य, कर्म, 11वां भाव लाभ। लाभ भी बोल सकते हैं, आय भी बोल सकते हैं, दोनों ध्यान में रखने की। और ये व्यय, पटकता, त्याग, दूरी, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक चीज कही कि सर्वे भावा लगन थी, सारे भाव लगन के समान है। तो जब भी हम किसी भाव विशेष को विश्लेषण करें तो उसको लगन बना दें, उसको लगन बना दें। इसको मैं और अच्छी तरह समझाता हूँ कि ये मैं सेल्फ हूं, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे भाई बहन है छोटे, ये मेरी माता है,
ये मेरी संतान है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी आयु है, ये मेरे पिता है। अगर आप इससे ले रहे हैं तो इससे लें, इससे ले रहे हैं तो इससे लें, है ना। ये मेरे बड़े भाई बहन। धन भाव से पिता लिया जाता है, दोनों जगह से पिता लेंगे। और ये जो है 12वां भाव, 12वां भाव से अनजान लोग, स्ट्रेंजर, अनजान, यानी दूर बैठे हुए लोग, 11वां भाव मित्र भाव भी कहते हैं। ये एक मैंने एक चीज बताई। अब इन भावों का मेरे को विश्लेषण करना है। तो मैंने आपको कहा कि सर्वे भावा लगन समान। अब मैं इस धन भाव की विवेचन करना चाहता हूँ कि मेरे धन की स्थिति क्या है, तो मैंने इसको लगन बना दिया। तो अब इस धन का धन, इस धन का धन द्वितीय भाव, इसका धन, धन का पराक्रम, धन का पराक्रम क्या होगा? कोई व्यक्ति धन के लिए पराक्रम करेगा तो क्या प्राप्त होगा उसको? सुख। और धन का पराक्रम, सॉरी, धन का धन, उसका पराक्रम, और ये उसका सुख, पंचम भाव। आप समझ गए? तो ये नाम यही रहेंगे और आपका विश्लेषण का तरीका बदल गया। अब धन का व्यय, तो तन जो है धन का व्यय है, तो पराक्रम का व्यय धन है, यानी कोई व्यक्ति पराक्रम के बदले में उसको क्या मिलेगा? धन। सुख का व्यय पराक्रम है। अब यहाँ से हम हमारे पर्सनल जो प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी का बंटवारा की बात हो तो खर्चे का आप क्या देखोगे? प्रॉपर्टी का व्यय। भाई प्रॉपर्टी का व्यय तो बंटवारा करेगा, तो आप थर्ड हाउस देखोगे। यहाँ पे जो है हमारा कॉशियस माइंड है, जो सब कुछ देखता है, क्योंकि मन है ना हमारा यहाँ पे मन है। मैंने आपको बताया था ना, मन हमारा यहाँ है। तो मन का व्यय वो क्या होगा? ये हमारा ये सबकॉशियस माइंड है, ये कॉशियस माइंड। मतलब आपके मन जो अभी बिल्कुल स्थिर मति में है, उसका व्यय थर्ड हाउस है। इसलिए ब्रेन लाइज हियर, डे टू डे ऑब्स्टेकल्स वो यहाँ होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हर एक को आपको स्थापित करना है कि मैं धन, ये द्वितीय भाव है। अब धन का सप्तम भाव, तो ये मैंने आपको बताया था, ये स्त्री का धन, स्त्री की डोरी बताया था ना, स्त्री का धन। तो ऐसे आपको हर भाव को हर भाव से रिलेट करना है, हर भाव को। अब रोग की मैं बात करूंगा, तो रोग की मृत्यु कब होगी? जब इस पंचमेश की दशा महादशा हो। इस रोग की मृत्यु कब होगी? 12वां इसका व्यय कब होगा? जब ये होगा, या इसके कंप्लीशन हाउस में सुबुत्व होगा, तो रोग कम होगा, खत्म होगा। ऋण कब खत्म होंगे? जब इससे 12वें की दशांतर दशा प्रत्यंतर या इसकी दशा आएगी, क्योंकि ये भी इसका मारक है। इसका मारक ये है। रोग को कौन मारेगा? ये। रोग का व्यय कौन करेगा? ये भाव। ये चोर का धन, ये चोर चीज खो गई और आप ये देखना चाहते हो कि उसकी क्या स्थिति है, तो चोर के पास चलेगी, तो ये चोर का धन है। इसका स्वामी अगर आपके धन में आके बैठ गया, आपने प्रसन्न कुंडली बनाई और इस यहाँ पे चोर है, उसका स्वामी, यानी कि इस कुंडली में अगर मैं बात करूं तो स्वामित्व पे भी नहीं है आपको, फिर भी शुक्र अगर इस भाव में आके बैठ जाता है, तो उस चोर का धन वापिस आपके धन में आके बैठ गया। इसका मतलब आपको धन वापिस मिल जाएगा। क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कि वो धन आपको वापिस मिल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब इस तरह से आपको ये चीजें आपको बिल्कुल याद करनी है। ऐसे ही आपको रिश्ते, ये मेरी माँ, मेरे माँ का सप्तम यानी मेरे पिता, उनके पति, मेरी माता जी के पति यानी मेरे पिता। अगर मैं मेरी सेल्फ की बात करूंगा तो मैं किनका पुत्र हूं? इनका। भाई ये मेरे पिता है, तभी तो इनका पंचम में संतान हुआ। ऐसे ही माता की संतान, जो मैंने आपको बताया था कि जब जन्म के समय
जो प्रजनन प्रक्रिया का कारक है चंद्रमा, जो माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, जो 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 भी जनन प्रजनन की प्रक्रिया उसको प्रकोप करता है, और जो नवजात शिशु है उसको भी चंद्रमा ही बताता है। अगर अष्टम में है, पाप पीड़ा में है, प्रभाव में है, तो वो बच्चों को बचने नहीं देता, या रोग की बहुत प्रबलता कर देता है, या उसका बचपन बहुत खराब जाता है, तो वो इसकी संतान। तो इस भाव को आप जब बढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी संतान की स्थिति क्या रहेगी, उनकी संतान की स्थिति क्या रहेगी। ये मेरा भाई, यदि मैं पैदा हुआ, मेरे बाद मेरा छोटा भाई, अब इसके बाद जो भाई आएगा वो पंचम भाव, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई। अब कितने भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, तो सवाल उठता है। सारे कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं, ये कारक का भी संबंध हो रहा है, भाव के स्वामी का भी संबंध हो रहा है, इससे 2 पुरुष ग्रह देख रहे हैं, एक स्त्री ग्रह देख रहा है, और सारे कैलकुलेशन करके, लेकिन फिर भी सही नहीं बता पाते। वो सब कैलकुलेशन के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि पहले भाई के बाद दूसरे भाई की स्थिति क्या है, वहां सुबत्व है, वहां उत्पत्ति आ रही है, तो आप एक और जोड़ दो। अब भाई की आ रही है, बहन की आ रही है, फिर इसके बाद तीसरे की यहां से देखो, फिर चौथे की यहां से देखो, यहाँ पे स्टॉप हो जाए, वहीं बंद हो जाए, भाई इसके बाद तो होगा ही नहीं, इसके बाद होगा नहीं। ऐसे ही ये आपकी संतान हो गई। अब इस संतान से आप देखना चाहते हो, अगर आप पहली संतान अपनी कुंडली से देख रहे हो तो आपको क्या देखनी पड़ेगी, ये और ये, इसको वंश कहा गया है, जो हमारे वंश है ना वो इससे कहा जाता है, आप समझ लो। लेकिन अगर आपने इसको देखा और फिर देखते हो इसका छोटा भाई बहन होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये भाव देखना पड़ेगा। कौन सा देखना पड़ेगा, ये भाव। इसके छोटा भाई होगा कि नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से तो ये आया कि कितनी संतान होगी, तो वो होगी कि नहीं होगी, वो आप इनको ये आपको एनालिसिस करने ही पड़ेगी। ऐसे ही ये स्त्री, अब स्त्री के छोटे भाई बहन नवम भाव, यानी आपके साले साली, समझ लो। स्त्री का कुटुंब अष्टम भाव, है ना, अष्टम भाव, ससुराल जो हुआ वो अष्टम भाव हुआ। स्त्री की माता जी, ऐसे ये आपका बड़ा भाई, ये आपके बड़े भाई, ऐसे इनसे रिश्ते, इन बड़े भाई की पत्नी इनका सप्तम, इनकी संतान इनका पंचम, समझ गए। बड़े भाई का बड़ा भाई, मान लीजिए आप बड़े भाई की कुंडली देख तो 11वें से 11वां नवम भाव, 11वें से 11वां नवम भाव। तो ये आपको हर चीज को इस तरह से अंदर तक घुसकर भावों में उनको देखना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है, उनको कितना सुबत्व मिल रहा है, आगे वो उनका जो कुंडली बन रही है आगे, वो उनको कितना, जब हम आगे चलेंगे तो उसके आप अभी दिमाग में फिट रखो, आप अपने दिमाग में बिल्कुल स्थिर रखो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें चलेगी अभी अपना, आप समझ रहे हो ना। एक एक किसी भी भाव का उसका व्यय है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, किसी भी भाव का उसका छठा भाव है तो उसको मारेगा, अष्टम भाव है तो अवश्य मारेगा, मारक है तो मारेगा। मान लीजिए किसी भाव की दशा है और उसके अंदर मार्कों के अंदर दशा, उसके भाव को एक, वो अभी अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। साथ ही मैंने आपको बताया कि जो भाव है, जैसे ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये स्थायी है, राशियां इनमें कौन सी आएगी वो अलग बात है। तो ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है, कौन सा सतोगुणी स्थान है, कौन सा रजोगुणी स्थान है ना, कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष में से क्या स्थिति है उनकी, है ना, जो केंद्र त्रिकोण वगैरह उनकी स्थिति क्या है, वो आपको पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड में रखनी है कि अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह जाके वो अग्नि की प्रधानता कर देगा, ठीक है ना। जैसे किसी का अग्नि तत्व का लगन है और उसमें अग्नि तत्व सूर्य मंगल केतु और बैठ गया, सूर्य मंगल बैठ गए, तो वो व्यक्ति बहुत गुस्सेल होगा, गर्म मिजाज होगा, गर्म शरीर रहेगा, लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, है ना, ऐसे। तो ये चीज आपको इस तरह से। अब मैं आपको एक अन्य बात बता, देखिए मैंने आपको बताया था ये सतोगुण स्थान है,
इन इन स्थानों पर कोई भी ग्रह आ जाए, अन्य भावों का स्वामी हो, तो वो उसको शुभता आ जाती है। तो वो तो खुद तो शुभ होगा, लेकिन अपना प्रभाव अगर वो अशुभ है तो यहाँ जरूर डालेगा, यानी इसको खराब करेगा, खुद शुभ हो जाएगा। जैसे एक बदमाश के साथ, एक कोई बहुत शरीफ आदमी के साथ बदमाश आके बैठ जाए स्टेज के ऊपर, तो शरीफ को तो एप्रिसिएशन मिल गया, लेकिन वो सॉरी बदमाश को तो एप्रिसिएशन मिल गया, और शरीफ क्या हो गया समझो, वो यहाँ होगा। तो ये जो स्थान है, फिर उसके बाद जो शुभ स्थान कहे गए हैं वो पंचम नवम। तो जब भी मैं बात करूं शुभ स्थान, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, थर्ड नंबर दूसरा ये। अब ये 11वां भाव जो है ना, इसका हर एक में विवेचन करने पड़ेगा, लेकिन ये जो है पाप स्थान है, आप जब जब पढ़ोगे तो ये भौतिक सुख पूरे देता है। ये पाप क्यों है? क्योंकि ये जीव की हानि करता है ना, और आध्यात्मिक की भी हानि करता है, और रिश्तों का नाश करता है ना। यहाँ आदमी की जो मतलब शारीरिक व्याधियां भी होती हैं, साथ ही रिश्तों का लाभ नहीं मिलता आदमी, या रिश्तों में कटुता होती है। वो मैं आपको आगे और इसमें क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो शुभता की जब भी बात करेंगे तो केंद्र के बाद ये फिर द्वितीय, ये शुभ स्थान है। फिर ये इसके बाद पराक्रम। लेकिन ये भाव जो है वो साहस, वीरता, पराक्रम, जोश, जुनून है ना, उसका भी है। लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स का भी भाव है, विघ्न बाधाओं का भी भाव है ना। ये डेली लाइफ में अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पापत हो तो व्यक्ति के डेली लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं। यहाँ आकर ग्रह को है ना बहुत प्रयास करना पड़ता है, पराक्रम करने के बाद ही प्राप्ति है, सहज प्राप्ति नहीं है। वो कुछ करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पराक्रम कराता है। पराक्रम करने में दुविधाएं तो आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी। आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो उसमें आपको हर तरह की समस्या आएगी, आपको उनसे ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये ऑब्स्टेकल्स का है, और रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स भी इसका सप्तम नवम भाव है ना। तो ये आप समझ रहे, कोई भी भाव से उसके 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह उसकी हानि करेगा, वो आगे बात की। तो मैं ये आपको कुछ चीज समझा पाया? थोड़ा सा अनम्यूट हो लो, बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा चलो लग्न है कोई बात नहीं, कन्या से। आप तो ग्रह बोल दो, अब ग्रह बोलिए आप। कन्या सर, कन्या में हाँ, सूर्य और बुध साथ में है, सूर्य बुध ठीक है। और फिर सेकंड हाउस में शुक्र है। ठीक है। हेलो, सेकंड हाउस में शुक्र है। ये कन्या लग्न की कुंडली तुला बता में रहे हैं क्या सर? वृश्चिक लग्न की कुंडली बता रहे हैं। हाँ जी, नहीं, कन्या लग्न है वृश्चिक सर। लगन, सर कन्या लग्न है, कन्या कन्या लगन। लग्न है, कन्या लग्न है सर, क्योंकि 12वें हाउस में सिंह राशि कन्या। में बोल रहे हैं, कन्या अच्छा, लग्न होगा। कन्या लगन की बोल रहे हो क्या आप? हाँ जी सर। चलो, हाँ ठीक है, आप तो ग्रह बोलो तो लगन में ले ही नहीं रहा। हाँ ग्रह बोलिए आप। हाँ तो ग्रह बोल दो खड़ा कर। सेकंड में सूर्य शुक्र है, आगे। हेलो, 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 डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ संजय जी बताइए सर। हेलो, और फोर्थ हाउस में शनि और बृहस्पति हैं। शनि बृहस्पति है, ठीक है। और सिक्स्थ हाउस में केतु है। हम्म, 10th हाउस में मंगल है। 10th में मंगल है, ठीक है। और 12th हाउस में राहु है। ठीक है। ये एक
मैं सिर्फ अभी भाव की बात कर रहा हूँ, मैं न राशि ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं कोई एक चीज चेक करना चाहता हूँ, कोई एक चीज चेक करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चीज समझाऊंगा अभी आप कि मैं मान लीजिए इनका सुख देखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी कुंडली बना लूंगा, मैं इसकी कुंडली बना लूंगा। अब इसके इस हाउस के प्राक्रम में केतु बैठे हुए हैं, इस हाउस के प्राक्रम में केतु बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं आप? इसके प्राक्रम में केतु बैठे हुए हैं, तो वो इसके सुख को केतु के प्राक्रम के अनुसार प्रभावित करेंगे। तो थर्ड हाउस का केतु बलवान होता है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो ये ग्रह जो इनका प्राक्रम यहाँ से, अब यहाँ भाव नहीं पता इसलिए भाव की बात करेंगे। अब ये जो सप्तम भाव है, मारक स्थान पे मंगल बैठा हुआ, अभी दृष्टि वृष्टि किसी की बात नहीं करनी, तो इसका जो कंप्लीशन है ना वो मंगल से है, का जो कंप्लीशन है वो मंगल से है। तो आप इस मंगल देव का विवेचन करना पड़ेगा, जब मैं राशियां और वो बता दूंगा तब कि ये मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, इनकी क्या क्या दृष्टि और इसको कैसे प्रभावित करेंगे। अभी इतना ही सीखना अपन। तो इस भाव का जो व्यय होगा, इस भाव का जो स्वामी, इससे जो व्यय होगा, मतलब द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा, वो मैंने बताया नहीं अभी आपको, अभी तो मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, वो इसका धन होगा, इसका धन होगा। लेकिन इसका जो व्यय है, इन भावों सूर्य बृहस्पति और जो ये ग्रह हैं, इनका जो व्यय करेंगे वो चंद्रमा करेंगे। अभी सिर्फ ग्रह की बात कर रहे हैं अपन, राशि पे जा ही नहीं रहे। तो इनका व्यय कौन करेंगे? चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति अनुसार इनका व्यय होगा, यानी सुख का व्यय चंद्रमा के अनुसार होगा। सुख, इस सुख की आयु वो सूर्य बुध पर डिपेंड करेगी। अब सूर्य बुध जो है सुख को कैसे कर्म के कौन से कर्म से खत्म कराएंगे? ये आदमी नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, क्या करेगा, उसके सुख कैसे कैसे कम होंगे, है ना? तो पराक्रम सुख कराएगा कम। तो ये सूर्य बुध इसके अष्टम में है, और अष्टम भाव मैंने कहा था आपको खराब होता है। इससे नवम में राहु है, इसका भाग्य में राहु बैठे हुए हैं, सुख के भाग्य में राहु है, समझ रहे हो आप? सुख के भाग्य में राहु है, और राहु जो है ना भाग्य को कमजोर करते हैं। तो अपन इन ग्रहों की बात करें, इन ग्रहों के हिसाब से बात करें, दृष्टि वृष्टि सब भूल जाओ, सिर्फ ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन किससे कहां बैठकर क्या कर रहा है। अब ये शुक्र जो है लाभ में, इस भाव के सुख के लाभ में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र इसको फैसिलिटेट करेगा, इनके ड्रीम्स एंड डिजायर्स को पूरा करने में वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो उसके लाभ में बैठा, उसका काम है लाभ करना। अब वो अपनी शक्ति अनुसार, संबंधों के अनुसार लाभ उत्पन्न करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आप। अब रिश्तों की बात करें, अगर अपन रिश्तों की बात करें, तो यहाँ से मैंने माता बताया, यहाँ से माता बताई आपको, तो माता की क्या स्थिति आएगी वो आप इन भावों से देखो। अब उन माता के पति की क्या स्थिति आएगी वो इससे देखो, ठीक है ना? आप समझ लो, इनका ननियाल यानी माता जी का ससुराल, इनका जो ये माता जी के पति है ना, और इनका ससुराल, पतिदेव का ससुराल, उसकी क्या स्थिति रहेगी वो इससे देखो। तो ये ग्रह उसको कैसा प्रभावित करते हैं। अभी मैं संबंधों पे नहीं जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना? ऐसे ही ये इनका छोटा भाई, इस छोटे भाई का धन, ये चंद्रमा जो है छोटे भाई बन गया, इस भाव में आ गया, तो छोटे भाई को प्रभावित करेगा, तो उसका धन, ये छोटे भाई की पत्नी, समझ लो ना आप मेरी बात को? ऐसे किसी भी भाव, अब ये बड़ा भाई, अब होगा कि नहीं होगा वो अपन आगे तय करेंगे। बड़े भाई का धन नहीं बता रहा, बड़े भाई का वैभव वो भी कुमार पे वह बता रहा है। अभी तो मैंने आपको ग्रह वगैरह बताए, तो मैं सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अभी प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूँ आपको कि कौन किस किस को प्रभावित कर रहा है। कि मेरे को अगर मेरे पिता का विश्लेषण करना है संजय जी को, तो इसको उनको लगन बनाना पड़ेगा।
अगर वो नवम से करते हैं तो नवम को बनाना पड़ेगा। वो देखना चाहते हैं कि मेरी संतान की क्या स्थिति है, तो इस भाव को आप लगन बना दो। अब लगन से व्यय भाव में ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि इस पंचम भाव का व्यय कर रहे हैं, ये पंचम भाव का व्यय कर रहे हैं और पंचम का धन उत्पन्न नहीं कर रहे ना। अब पंचम से पंचम अभी संबंध मैंने बताया नहीं, तो इससे इसकी स्थिति क्या आती है वो अलग बात है। तो मैं आगे अभी मैं गया ही नहीं, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इससे आगे जाओ ही मत। अभी सिर्फ मैं भावों में चल रहा हूँ। भाव एक दूसरे के रिसिप्रोकल क्या हैं। अभी हम बिकनर हैं, हमको कुछ नहीं आता, हम सिर्फ भाव जान रहे हैं भाई ये भाव ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब जैसे अब इनके केंद्र में ये कौन सा ग्रह लिखा था मैंने, शनि बृहस्पति और एक ग्रह कौन सा है, शनि बृहस्पति और एक केतु राहु सूर्य चंद्र, मंगल है। मंगल तो सामने है, शनि बृहस्पति और एक ग्रह और लिखा है। केतु छठे भाव में लिखा है। हाँ, केतु छठे भाव में है। शुक्र, 1 2 चंद्रमा, 3 4 5 चंद्रमा आ गया। लगन शनि बृहस्पति है, ठीक है ना। तो ये इन ग्रहों से आप एक दूसरे को क्या स्थिति बन रही है भावों में, मैं अभी प्रिडिक्शन में गया ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, किसी भी चीज को मेरे को समझने के लिए किस तरह से उसको घुमाना है। अब जैसे अब इनका केंद्र जो सत्वगुण स्थान है, अब उसमें एक शनि पापी ग्रह है जो तमोगुणी है और मंगल तमोगुणी है। मैंने अभी शनि मंगल पढ़ाया नहीं, लेकिन आप जानते हो इसलिए मैं बताता हूँ। तो ये केंद्र को प्रभावित करेंगे ही, ये केंद्र को प्रभावित करेंगे ही। लेकिन बृहस्पति अकेले की उपस्थिति केंद्र में, बृहस्पति के बारे में ये कहते हैं कि ये जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी हानि करते हैं, लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं करते हैं। और अकेला बृहस्पति केंद्र में आकर सारे दोषों को दूर कर देता है, कुंडली के सारे दोषों को दूर कर देता है। तो इस बृहस्पति ने इस पूरी कुंडली को बलवान कर दिया। अब वो किस तरह से बलवान किया, क्या किया, वो आगे। अब फिर अब आते हैं अपन रजोगुण पे। तो दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां और तो अब इनकी जो क्रिया मानता देखोगे तो सूर्य बुध शुक्र भी राजा, शुक्र भी जो है ना राज प्रभाव को बताता है, क्योंकि शुक्र जो है ना जो राक्षस थे जो रूल करते थे उनके गुरु थे, तो इसलिए इसको भी अमात्य कारक माना जाता है और बृहस्पति को भी अमात्य कारक माना जाता है। तो सूर्य बुध शुक्र, तो ऐसे व्यक्ति का कहीं के राज के प्रभाव रहता है, राजतंत्र में प्रभाव रहता है। तो वो आगे प्रेडिक्शन कैसे रहता है, कितना रहता है, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रजोगुण है उसकी प्रधानता हो गई कि 3 ग्रह कहाँ गए, रजोगुण में, 3 ग्रह गए सत्वगुण में। लेकिन ये उसको रजोगुण में रजोगुण की प्रधानता वाले गुरु गए कि शुक्र भी रजोगुणी है और बुध भी रजोगुणी है और सूर्य जो है वो सत्वगुणी है। तो ये कर्म की प्रधानता हो गई, यानी ये ऐसे व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा होगा, है ना। जो रजो यानी क्रियामानता, क्रियाशीलता उत्तम श्रेणी की होगी। अब तमो पे आते हैं, तीसरे में चंद्रमा, छठे में केतु, ये अष्टम में कोई ग्रह नहीं है और ये राहु केतु को एक ही गिनना चाहिए। अब जहां तमोगुण की बात करते हैं तो तमोगुण में चंद्रमा गया, तो चंद्रमा सत्वगुणी है,